अस्सलाम वालेकुम। इकोनोवाइज के एपिसोड 2 में आपका स्वागत। और अली, बिल्कुल हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। पहला सवाल, पैंदे सट्टे, इतनी लोड शेडिंग, मतलब इतनी लोड शेडिंग कैसे हो सकती है? अच्छा, लोगों की ना मेमोरी शॉर्ट है। अप्रैल में यूजुअली लोड शेडिंग होती है, और अप्रैल में लोड शेडिंग की सबसे बड़ी वजह ये है कि गर्मी बढ़ जाती है, और गर्मी बढ़ने स्पेशली जब गर्मी ज़रा जल्दी आ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है और अभी बर्फ़ नहीं पिघली होती, तो आपकी जो हाइडल कैपेसिटी है वो किक इन नहीं करती, जिसको आपने समर बफर रखा होता, तो उस वजह से मसले होते हैं। फिर दोबारा थोड़े से और इशू वो वाले भी होते हैं, क्योंकि मिस मैनेजमेंट है बेसिकली। तो सारा काम आप जो मर्ज़ी कर लें, 6 दफ़ा कहते हैं कि हमने पावर सेक्टर रिफॉर्म किया है, चला अभी भी वो बाबू स्टाइल में ही रहे हैं, तो वो ये असम्पशन होती है कि अप्रैल पानी जी ज़रूरत है वो घट होएगी, मई तक अगर पानी आ जाएगा तो बिजली भी आ जाएगी, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उस हिसाब से ना वो बेसिकली आपकी फ्यूल सप्लाई के लिए कोई एग्रीमेंट्स वगैरह करते हैं, ना कोई प्राइमरली बैकवर्ड इंटीग्रेशन में PSO जैसी एंटिटीज़ जो हैं वो फ्यूल परचेज़ वगैरह उस हिसाब से करती हैं। तो फिर जब गर्मी ज़्यादा पड़ जाती है तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, 3-4 हफ्ते हैं तो इसी में गुजार लेंगे। इनफैक्ट अगर आप एक और चीज़ इसमें देखें ना इंटरेस्टिंगली, तो पीपल्स पार्टी के 2013 के इलेक्शन हारने की सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि अप्रैल में लोड शेडिंग थी। अगर वो इलेक्शन मई की जगह अक्टूबर-नवंबर में हो रहा होता तो शायद हालात इतने बुरे ना होते। लेकिन एक तो वैसे ही मतलब बिजली के हालात को इतने अच्छे नहीं थे उस टाइम पे, दूसरा बीच में एक गर्म अप्रैल आ गया था, तो वो जो 4-5 हफ्ते लोगों को बड़ी इंटेंस किस्म की लोड शेडिंग मिली, उसका सारा मलबा जो था वो फिर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के गले पड़ा था। तो एक चीज़ और भी है, वो ये कि इलेक्शन कराते हुए बहुत से दूसरे फैक्टर्स को ज़हन में रखने के अलावा आपने ये भी हिसाब किताब रखना है कि उसको किस महीने में कराना है कि लोड शेडिंग आपके गले ना पड़ जाए। तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो हम हाइड्रल प्लांट्स की बात करते हैं, ये डैम्स की बात करते हैं, ये डैम हम वधा भी लें तो अप्रैल में भी यही रहेगा? एक तो पहली बात बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में बड़े डैम से ऑब्सेशन क्यों है इतनी ज़्यादा। 2014 के बाद से आज तक कोई एक साल ऐसा नहीं गुजरा गालिबन, एक शायद पिछला साल था जिसमें भरा था, ये शायद नहीं, पिछले साल भरा था या नहीं भरा था, लेकिन को तकरीबन अगर 2014 से आज तक 8 साल बनते हैं, इनमें से कम 7 साल तो आपने जो 2 बड़े डैम बनाए हुए हैं वो ही नहीं भर सके आज तक कभी भी। कोई कभी एक भरता है, कभी दोनों ही नहीं भरते हैं, लेकिन 2 कभी पूरे नहीं भरते हैं। तो जब पानी ही नहीं है तो वो नए डैम में स्टोर कहाँ से करेंगे आप? मतलब आपके पास इतना पानी भी नहीं है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्टोरेज कैपेसिटी है मंगला और तिरबेला की, आप उसको नहीं भर सक रहे हैं, तो आप बाकी चीज़ें किस तरह भरेंगे? ये सारी की सारी जो वाटर स्ट्रेटजी है, इसको बड़ा सीरियसली रीथिंक करने की ज़रूरत है। दूसरा ऑफ कोर्स ये है कि जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में ख़ास तौर पे जहाँ पर बेसिकली दरियाओं का फ़्लो जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीजनल होता है, वहाँ हाइडल एक तो मतलब उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की रिलेटिवली ज़्यादा होती है, क्योंकि टाइम स्पैन बढ़ जाता है, क्योंकि आप इफेक्टिवली आधा साल बिजली जनरेट कर रहे हैं, आधा साल नहीं कर रहे हैं। और दूसरा ये है, और पानी की कमी भी है, जिस वजह से आप उसको एक्सेस स्टोर भी नहीं कर सकते कि आप सर्दियों में भी उससे बिजली बनाते रहेंगे। और दूसरा ये है कि यहाँ पर अभी तो मतलब वो जिसको कहते हैं कि एग्जिस्टिंग स्टोरेज के इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, मतलब वही उसके भरने के इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, वाटर स्कैर्सिटी है, तो उसमें बड़े डैम तो सोल्यूशन नहीं है। और इस पर मतलब अगेन फिर दोबारा अब ये दयामीर भाषा पे शहबाज शरीफ साहब गए हैं, और कुदासू की बात हो रही है, और इस तरह की चीज़ें हैं। तो मतलब मेरा नहीं ख्याल है, आई थिंक प्रॉब्ली ये जो हाइडल स्ट्रेटजी है ना, जो 80s और 70s के इंजीनियर्स ने, वो वर्ल्ड बैंक की ग्रांटें आई थी जो तिरबेला मंगला बनने में, जिससे बहुत से लोग खुशहाल हो गए थे। तो वो उम्मीदें जो हैं दोबारा के इस तरह बड़े प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो खुशहाली फैलेगी माशरे में भी और कुछ ख़ास लोगों में भी। इसकी वजह से जो ये ओवर सेलिंग है ना हाइडल की, इसको ख़त्म होना चाहिए अब। हाइडल पाकिस्तान के लिए एक ऑप्शन तो ज़रूर है, मतलब आप इसको टोटली डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये द ऑप्शन नहीं हो सकता जिसको बना के पेश किया जाता है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा सवाल हमारे दोस्त जासिर की तरफ से है। वो उसने पूछा तो शहबाज शरीफ से है, लेकिन क्योंकि मेरी एक्सेस वहाँ तक नहीं है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये जो नई हुकूमत आई है, ये PTA टैक्स ख़त्म करेगी मोबाइल्स पे से? नहीं और होना भी नहीं चाहिए। मतलब एक मसला मैं आपको बताऊं, पता है क्या है? पाकिस्तान के हिसाब से ना, जो मतलब हम लोग होते हैं, आप भी इवन, मतलब आप अना मस्कीन फलाश ठीक है, लेकिन हम खाते पीते लोग हैं, ठीक है, बट हमारा माइंडसेट अभी भी वही है कि हमें सब कुछ गवर्नमेंट करके दे, इवन आईफोन भी हमें गवर्नमेंट लेके दे,
ठीक है, हम ऐसा मुल्क है ही नहीं जहाँ पर आपको आईफोन गवर्नमेंट लेके दे। अगर आपने आईफोन और इस तरह की दूसरी लग्जरीज पाकिस्तान में बैठ के अफोर्ड करनी है और साथ ही 10 रुपए की डबल रोटी भी खानी है, 10 रुपए की रोटी 12 रुपए की रोटी भी खानी है, जो आपको को तकरीबन 60-70 रुपए की पड़ेगी अगर आप न्यूयॉर्क चले जाएंगे तो फिर इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप आईफोन और 78 इंच स्क्रीन पे एडिशनल टैक्सेस दें, लग्जरीज के ऊपर आप एडिशनल टैक्सेस दें। इसके बगैर मुल्क चल नहीं सकता। तो मतलब ये जो थोड़े से मुतमव्वल लोग होते हैं जो कमाते हैं माशाल्लाह अच्छा 40-50 हज़ार रुपये से ऊपर, इनको ऐसी बातें जेब नहीं देती हैं। अच्छा, चौथा सवाल जो है वो भेजा है आयशा जावेद ने। वो पूछ रही हैं कि पिछले कुछ महीनों से या ऑलमोस्ट साल हो गया, कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर तनख्वाहों का भी मसला हो रहा है और पेंशन्स का तो बहुत ही ज़्यादा मसला है। अच्छा, तो क्या उसमें कोई बेहतरी आएगी अब? नहीं, ये जो पेंशन और ये वाली चीज़ें हैं ना, तनख्वाह वाली चीज़ें तो खैर ठीक है, बट हमारा पेंशन सिस्टम जो है ना ये सीरियसली फ्लॉड है। इसमें मतलब बड़े फंडामेंटल मसले हैं। एक तो ये कि हमारे हुक्मरान जो होते थे उनके लिए आसान तरीन चीज़ होती थी आतमताई की खबर पर लात मार के पेंशन में इतने % इजाफा कर दिया है, और बंदा मर जाएगा तो उसके बाद उसकी जो बेवा हैं उनको भी तायात पेंशन मिलेगी, और ख़ातून मर जाएंगी तो उनके हस्बैंड को भी तायात पेंशन मिलेगी। ऐसी चीज़ें सस्टेनेबल इवन उन मुल्कों में नहीं होती जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, लेकिन हमने ये चीज़ें की थी। अगर आपने सोशल सेफ्टी नेट को ब्रॉडली एड्रेस करना है तो उसके तरीके दूसरे थे। उसका तरीका इस तरह का एक पेंशन स्ट्रक्चर नहीं था। मतलब इस वक्त तकरीबन 400 बिलियन के आसपास की पेंशन लायबिलिटीज़ हैं हुकूमत की। 400 बिलियन जो है, टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, आपका पिछले साल का जो डेवलपमेंट स्पेंड था टोटल वो इससे कम था। तो आपको बड़ा और दूसरा ये भी है कि जब बजट में अनाउंस होता है कि जी आज हम 15% पेंशन बढ़ा देंगे पेंशनर्स की, और आज हम 25% बढ़ा देंगे, तो बढ़ तो वो आज इस साल के लिए तो नहीं रही, वो हर आने वाले साल के लिए रही। आपने प्लान क्या किया है कि आप उसको फंड कैसे करेंगे, उसको फाइनेंस कैसे करेंगे? अगर आप उसको टैक्स कलेक्शन से फाइनेंस कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि उसका अल्टीमेट नतीजा ये निकलेगा कि आप एक बड़ा बजट खसारा लेके चलेंगे, और वो बड़ा बजट खसारा जो है वो फिर आपको तंग करेगा और सस्टेनेबल नहीं रहेगा। उस वजह से फिर ये भी होगा कि एक टाइम आएगा जब हुकूमत के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे, पेंशन देने के पैसे नहीं होंगे। और ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, जो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है उसमें बाबू का हाईलैक्स पहले आना है, उसके बाद पेंशन को पैसे जाने हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए बड़ा सीरियस रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। हमारा जो ये पे पर्क और पेंशन का स्ट्रक्चर है सरकारी मुलाजमीन के लिए, हर तरह के सरकारी मुलाजमीन के लिए। अच्छा, ये डीजल वाला मसला तो इस वक्त किसानों का बहुत बड़ा है। मैं कुछ और समझा था। तो लेकिन ये तो चले अभी हुआ है, इसकी जिम्मेदारी पता नहीं पिछली हुकूमत की है या नहीं हुकूमत की है, लेकिन खाद का एक ऐसा मसला है जिसको ऑलमोस्ट साल हो चुका है। खाद का मसला तो जी प्राइमरली है सप्लाई चेन की वजह से। पहला जहाँ से शुरू हुआ था उसकी वजह ये है कि शुरुआत इस तरह हुई थी कि जब चीन में लॉकडाउन वगैरह शुरू हुए थे तो उससे खाद की कीमतें चढ़ना शुरू हुई थी। दूसरी चीज़ ये है कि अब रशिया और यूक्रेन जो हैं ये मिलजुल के को तकरीबन आई थिंक 20% ग्लोबल खाद का प्रोड्यूस करते हैं दो मुल्क, और ये जंग में रशिया पे सैंक्शंस हैं, यूक्रेन वैसे ही जंग में है तो वो सप्लाई भी नहीं आ गई। तीसरी चीज़ ये क्योंकि एनर्जी प्राइसेस बहुत तेज़ी से स्पाइक कर रही हैं, और नेचुरल गैस जो है वो बड़ा फंडामेंटल इंग्रेडिएंट है यूरिया खाद का ख़ास तौर पे, तो उस वजह से अब ये मसला भी आ रहा है कि कॉस्ट चढ़ती जा रही है। तो ये मसला एग्जिस्ट करता है। एट सम पॉइंट गवर्नमेंट को इसके लिए कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा, खाद की सब्सिडी देनी पड़ेगी। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि हमने 3 हाथी पाले में हैं खाद बनाने के लिए इस मुल्क में, बजाय इसके कि हम इम्पोर्ट करें, जो हमारे लिए एक्चुअली ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कंपेयर टू अगर आप ये देखें कि इसके लिए हम जो फाइनेंसिंग कॉस्ट देते हैं इन बड़े प्लांट्स के लिए, और फिर जो फ्यूल कॉस्ट देते हैं, मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट देते हैं इन प्लांट्स के लिए, उसके मुकाबले में बेहतर है कि हम दुनिया से इंपोर्ट कर लिया करें इनको। और उसके बाद हमने एक और चीज़ ऊपर ये भी कर ली हुई है कि अगर इस मुल्क में कभी खाद इंपोर्ट होगी तो वो भी सिर्फ और सिर्फ उन 3 एंटिटीज़ के थ्रू इंपोर्ट होगी और डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस तरह की जो ओलिगोपॉली है उसमें बड़ा मुश्किल होगा हुकूमत के लिए इस मामले को एड्रेस करना, स्पेशली जब मतलब वो जो कहते हैं ना व्हाट कुड गो रॉन्ग एक्चुअली डिड गो रॉन्ग ग्लोबली।
तो मतलब इसमें बड़े बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। अब देखना ये है कि हुकूमत की विल है या नहीं है, क्योंकि एक सर्टन लेवल पे इसको सब्सिडाइज करना पड़ेगा। ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है वो उन 3 खाद बनाने वाले इदारों के पास ना जाए, बल्कि वो एक्चुअली किसान तक ट्रांसफ़र हो सारी की सारी, उसका एक इवन कट भी उसके अंदर उनका ना ट्रांसफ़र हो। तो ये सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होंगी, बट किसी ना किसी स्टेज पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई 3-4 दफ़ा अब कह दिया है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कि मैं पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाऊंगा, तो क्या ये ठीक फैसला है? मतलब पॉलिटिकली शहबाज शरीफ साहब वही चीज़ कर रहे हैं जो एक कोई भी पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट करने की कोशिश करती है, और यही वो चीज़ है जो 2013 से 17 तक PMLN की हुकूमत करती रही, डॉलर की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा। बट उसके जो लॉन्ग टर्म असरात मुल्क की मीशत पे पड़ते हैं वो बहुत ख़तरनाक है। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सही है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए इमरान खान साहब ने मुश्किलात खड़ी कर दी हुई हैं इस मामले में, कि जब उन्होंने कहा, ऐलान कर दिया था कि जी मैं चला भी जाऊँ ना जाऊँ, जून तक मैं बिजली नहीं बढ़ाऊँगा और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाऊँगा। और ग्लोबली जो है वो प्राइसेस जो हैं वो $90 से $100 से $110, मतलब वो 100 और $120 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो मुझे नहीं समझ आती है कि इसको फाइनेंस किस तरह किया जाएगा। अगर शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल संजीदगी के साथ ये चीज़ पे यकीन रखते हैं कि उनको तेल की कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए, ये एक पॉलिसी डिसीजन हो सकता है, लेकिन फिर उनको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो ये पॉलिसी डिसीजन को फाइनेंस कहाँ से करेंगे। ये 200-300-400 बिलियन रुपया जो शॉर्टफॉल आएगा, ये कम करने के लिए क्या वो ब्यूरोक्रेसी के खर्चे कम करेंगे, क्या वो दफाई अखराजात कम करेंगे, क्या वो दूसरे लल्ले तल्ले काम करेंगे, या वो 300-400 बिलियन फाइनेंस करने के लिए बैंकों से कर्जा लेंगे, या नया टैक्स लगाएंगे, जिसकी हर 2 सूरतों में फिर उन्हीं लोगों को अपनी जेब से पे करना पड़ेगा जिनके लिए वो पेट्रोल की कीमत ना बढ़ा के सब्सिडी दे रहे हैं। अगर कर्जा देंगे तो सूद समेत आगे अगले सालों में हमें वापस करना पड़ेगा टैक्स की फॉर्म में, और कोई सेल्स टैक्स बढ़ेगा, कोई इनकम टैक्स बढ़ेगा, कोई एडिशनल विद होल्डिंग टैक्स लगेंगे, कोई सिम कार्ड पे टैक्स लगेगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। मतलब जेब से तो किसी के पैसे नहीं आने हैं, ना हुकूमत पाकिस्तान बेसिकली जो है वो हवा में पैसे बना सकती है, ना शहबाज शरीफ साहब की जेब से पैसे मतलब इस चीज़ के आ जाने हैं। तो 300-400 बिलियन रुपया या तो कोई मैकेनिज़्म बताएं कि वो इसको फाइनेंस कहाँ से करने का इरादा रखते हैं, और या फिर वो ये करें कि हमें ये बता दें कि मैं ये नहीं कर सकता और इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। क्योंकि हर 2 सूरतों में अगर फाइनेंस करने का मैकेनिज़्म उनके पास नहीं है खर्चे वगैरह काम करके, तो आज नए टैक्स लग सकते हैं, वो भी हमने ही पैसे देने हैं। कल को ये हो सकता है कि जो कर्जा लिया है उसकी जब अदायगी का वक्त आना है, वो भी ज़ाहिर सी बात है टैक्स के पैसों से ही आना है, तो इसका मतलब नए टैक्स लगेंगे। तो ये तरीका कोई सस्टेनेबल तरीका तो नहीं है। मतलब ये पॉपुलिस्ट तरीका ज़रूर है। मुस्लिम लीग नवाज़ मुझे लगता है इस दफ़ा, वैसे मतलब शहबाज शरीफ साहब में कुछ तब्दीलियों की तवक्को थी, लेकिन शायद वो कंफर्ट जोन अपने से बाहर नहीं निकल सक रहे हैं। वो पॉलिसीज़ वही तसलसल चल रहा है जो पहले जिसके लिए मुस्लिम लीग नवाज़ मशहूर है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि, और PTI ने भी मोरलेस उसी तरह की पॉलिसीज़ रखी कि जब ये जाते हैं तो करंट अकाउंट के मुश्किलात, फिस्कल डेफिसिट की मुश्किलात वो कौम के सर पर खड़ी होती हैं। फिर 5-7 साल सांस नहीं आ रहा। पिछली दफ़ा तो इफेक्टिवली इनकी अपनी जो दूसरी हुकूमत आई थी उसी को सॉरी उसी को ये मसाइल फेस करने पड़ गए थे, और आई थिंक उसकी थोड़ी सी हिट इनको इलेक्शन में भी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन PTI को उसकी हिट पड़ी। फिर PTI ने अपनी हरकतें उस तरह की। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल हैं, और या तो कोई तरीका बताएं कि कैसे फाइनेंस करेंगे, वरना ये कुछ अच्छा फैसला नहीं है। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में अगले हफ्ते हम ज़रा उस पर भी बात करेंगे कि PMLN अपनी जो टीम बना रही है इकोनॉमी की, फाइनेंस की, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। सबको आपको ईद मुबारक। और आप चाहे सवैयाँ खाएं, चाहे शीर कौरमा खाएं, लेकिन चीनी आप थोड़ी सी उसमें कम रखें। ये मैं पैसे बचाने के लिए नहीं कर रहा, और सिर्फ सेहत की वजह से भी नहीं कह रहा, मुझे वैसे ही ज़रा कम चीनी वाली चीज़ें पसंद हैं। तो ईद मनाएं, ईद के बाद मिलते हैं। खुदा हाफिज़।